नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फंक्शनल एनालिसिस से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम को डिस्कस करेंगे। क्या है ये थ्योरम? देखिए, लेट H बी ए हिल्बर्ट स्पेस। H क्या है? हिल्बर्ट स्पेस एंड F बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वेक्टर y। इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि मैं उसको f ऑफ x इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x y, जो ये वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, और ये वेक्टर कैसा होगा? यूनिक होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर नॉर्म f इज इक्वल टू नॉर्म y भी हमने प्रूव करना है। आया है ना समझ में कि h कोई भी हिल्बर्ट स्पेस है और फिर f क्या है? फंक्शनल है उस हिल्बर्ट स्पेस पर। यदि f बिलोंग कर रहा है, मतलब फंक्शनल का मतलब कि f बिलोंग कर रहा है किससे? कंजुगेट स्पेस से, तो हमें एग्जिस्ट करना है कि एक y ऐसा यूनिक वेक्टर होगा कि वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए केस वन लेते हैं हम। केस वन में क्या है? यदि हम f है जो ये, इसको जीरो मैप लेकर चलते हैं, जो f फंक्शनल है जीरो मैप लेकर चलते हैं, तो जीरो मैप की डेफिनेशन से क्या आ जाएगा कि सभी जितने भी x है वो सभी जीरो के बराबर आएंगे फॉर x बिलोंग टू हिल्बर्ट स्पेस से, है ना। तो f को जीरो मैप लेंगे तो जीरो मैप की डेफिनेशन से fx इज इक्वल टू जीरो, और fx इसके बराबर है, तो मतलब यहाँ से ये इंप्लाइज हो जाएगा कि x y इनर प्रोडक्ट भी जीरो होगा सभी x बिलोंग टू h, है ना। हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि y क्या है? ऑर्थोगोनल और यूनिक, ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि देखिए fx इज इक्वल टू जीरो, इनर प्रोडक्ट जीरो, तो इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्म y भी जीरो, नॉर्म f भी जीरो, तो ये भी इक्वल, तो यहाँ तो इक्वल हो जाएगा। अब सेकंड में क्या करते हैं कि जीरो मैप नहीं मानते हम इसको। जीरो मैप मानेंगे तो आपका प्रूव हो जाती है दोनों कंडीशन। अब जीरो मैप नहीं मानेंगे तो क्या होगा? एक m को डिफाइन करेंगे, मतलब कर्नल f डिफाइन करेंगे, और कर्नल f किस तरह से डिफाइन करेंगे कि x जितने भी है वो h में से है, f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, कर्नल इसी तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, देन क्लियरली m बिलोंग टू m नॉट इक्वल टू h होगा। क्यों? क्योंकि अगर m और h इक्वल हो जाएंगे तो हिल्बर्ट स्पेस के हर एक एलिमेंट के लिए कर्नल एग्जिस्ट होगा, तो m इज इक्वल टू h के केस में तो मतलब m है जो वो h के बराबर है, तो सबके लिए होगा, तो इसका मतलब ये होगा। तो फिर fx के जितने भी एलिमेंट है, मतलब f में जितने भी एलिमेंट है वो सभी जीरो के बराबर होंगे फॉर x बिलोंग टू h, है ना। तो इसका मतलब अगर वो सभी जीरो को मैप कर रहे हैं तो वो क्या है? जैसे हमने यहाँ कह दिया था कि वो क्या है? जीरो मैप है ना, तो वो जीरो मैप हो जाएगी। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हम क्या लेकर चले हैं? जीरो मैप तो लेके ही नहीं चले, है ना भाई। जीरो मैप लेकर चलोगे तो आप m को डिफाइन कर दे, कर्नल है जो, ठीक है, कर्नल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू h होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि कर्नल सब के लिए है, मतलब एग्जिस्ट, तो इसका मतलब तो fx इज इक्वल टू जीरो होगा। ये है तो फिर जीरो मैप की डेफिनेशन है ये, तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हम ये तो लेके ही चले। अब आगे देखिए तो हमें क्या लेकर चलने पड़ेगा? तो ये लेकर, इसीलिए क्लियरली m नॉट इक्वल टू h होगा। ठीक है, क्योंकि m और h बराबर हो जाएंगे तो वो जीरो मैप होगा। वो हम जीरो मैप के लिए तो सिद्ध कर चुके। अब जीरो मैप नहीं हो तो उसमें क्या हो वो देखना है। देखिए भाई, तो हमने ये केस लिया है कि m नॉट इक्वल टू है h, एंड m क्या है हमारा? m कर्नल था, हमने डिफाइन किया था x बिलोंग टू h सच दैट fx इज इक्वल टू जीरो। तो m हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए, हम ये लिख सकते हैं कि m नॉट इक्वल टू h से, तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रॉपर सब स्पेस होगा इसका, और कर्नल हमेशा क्लोज्ड और सब स्पेस है, तो मतलब हम ये लिख सकते हैं, इससे तो हम प्रॉपर लिख सकते हैं, और कर्नल है तो क्लोज्ड और लीनियर सब स्पेस, है ना। तो इसका मतलब जो ये m है ये प्रॉपर है क्योंकि h के इक्वल नहीं है, और क्लोज्ड और लीनियर सब स्पेस है h का। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस का क्या होगा? ये m जो हमने डिफाइन किया है ये क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस तो था ही, लेकिन m नॉट इक्वल टू h होने के कारण ये प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस हो जाएगा h का। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ समझिए कि ये कोई भी हिल्बर्ट स्पेस है, मतलब h मान लीजिए, और इसमें ये कोई भी लीनियर सब स्पेस है क्लोज्ड, तो इसके लिए जब क्लोज्ड और प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस हो, है ना, तो उसके लिए फिर क्या है कि यहाँ पर एक नॉन जीरो वेक्टर z नॉट इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये लिख रखा है कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर z नॉट इन h सच दैट कि z नॉट इस m पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया ना? ये रिजल्ट है भाई, आप नोट कीजिए। आया है ना समझ में? भाई क्या बताया है कि यहाँ से पहली बात तो ये m नॉट इक्वल टू h है, तो प्रॉपर और कर्नल होने के कारण क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है h का। अगर ऐसा है तो हिल्बर्ट स्पेस में अगर ऐसा हो तो
इस क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस के लिए एक जेड नोट वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि वो परपेंडिकुलर होगा इस एम पर। ठीक है, तो अब हमने एक डिफाइन करना है, ये आपको समझ में आया ना? ठीक है, अब डिफाइन करना है हमने वी किस तरह से डिफाइन करना है कि एफ ऑफ एक्स जेड नोट, अब जेड नोट पर मैपिंग लगा दे तो एफ जेड नोट और एक्स एज टीज, एक बार एक्स पर मैपिंग लगा दे जेड नोट एज टीज, फिर माइनस में फिर जेड नोट पर, मतलब एक्स और जेड नोट ही लेना है बस आपने, तो एक बार तो यहाँ पर मैपिंग लगा दे और एक बार फिर मतलब इसको एज टीज रख ले, फिर दूसरे पर मैपिंग पहले को एज टीज रख ले, इस तरह से। तो ये वी डिफाइन किया है। अब इस पर मैपिंग लगाएंगे आप एफ ऑफ वी, तो ध्यान से समझिए एक बार ये बात समझिए। एफ क्या है? फंक्शनल है। फंक्शनल कहाँ से डिफाइन होगा, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? हिल्बर्ट स्पेस टू सी, मतलब कि ये जो है ये स्केलर वैल्यूड होगा, फंक्शनल है तो, ठीक है ना? स्केलर वैल्यूड है तो हम क्या करते हैं, तो जो हम मैपिंग लगती है वो तो वेक्टर पर लगती है, तो ये स्केलर है, स्केलर है तो एच टीज रहेगा, यहाँ तो मैपिंग लगेगी, यहाँ पर नहीं लगेगी, एच टीज आ जाएगा और इस पर मैपिंग लग जाएगी, वेक्टर पर ही मैपिंग लगेगी। फिर एफ जेड नोट इसी तरह से स्केलर वैल्यूड क्योंकि फंक्शनल गिवन है, और फिर इस पर मैपिंग लग जाएगी। ठीक है ना? यही लिख रखा है कि एफ इज फंक्शनल, तो फंक्शनल है तो वो स्केलर वैल्यूड होगा, तो स्केलर की तरह काम करेगा और मैपिंग हमेशा वेक्टर पर ही लगती है। तो यहाँ से आप करोगे तो देखिए ये सेम चीज़ है, कैंसिल हो जाएगी, तो एफ ऑफ वी जीरो आ गया। मतलब कि इसका मतलब जीरो आने का मतलब क्या है कि वी है ये कर्नल में है, कर्नल में है तो मतलब कर्नल क्या है हमारा एम है, तो वी एम में चला जाएगा, है ना? तो अब अगर वी एम में है और जेड नोट एम परपेंडिकुलर में है ना? बताया है ना हमने कि परपेंडिकुलर होगा वो इस तरह से, तो जेड नोट एम परपेंडिकुलर में वी एम में है तो इनकी इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी जीरो आएगी। तो इसके हिसाब से वी की वैल्यू को पुट कर दे, जो वी आपने लिया था, किस तरह से लिया था? एफ ऑफ एक्स जेड नोट, एक्स पर मैपिंग लगाई थी, फिर जेड नोट पर मैपिंग लगाई थी, एक्स को एच टीज, ये वी की वैल्यू रख दी और जेड नोट ये एच टीज है, फिर जीरो के बराबर तो चल ही रहा है। अब इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से क्या है कि ये इसके साथ, तो एफ एक्स जेड नोट कोमा जेड नोट, फिर माइनस है तो माइनस, फिर ये इसके साथ एफ जेड नोट एक्स जेड नोट इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। आया ना समझ में? अब एफ फंक्शनल है तो बाहर आ जाएगा भाई जेड नोट, और लेफ्ट आर्गुमेंट से आएगा तो डायरेक्ट आएगा और सेकंड से आएगा तो कंजुगेट के साथ आएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा जेड नोट और जेड नोट की इनर प्रोडक्ट, मतलब जेड नोट की जेड नोट के साथ ही इनर प्रोडक्ट यहाँ बचेगी, और यहाँ इक्वल में उस तरफ ले गया इसको, तो ये भी इसी तरह से क्या है, स्केलर है तो बाहर निकल जाएगा, और एक्स जेड नोट तो लेफ्ट से निकल रहा है ना, तो डायरेक्ट निकलेगा स्केलर, और दूसरे से निकलेगा ना राइट से, तो कंजुगेट के साथ निकलता है, ध्यान रखिए। तो अब देखिए भाई, अब यहाँ तक आप आ चुके, तो आगे क्या है, अब क्या कर सकते हैं हम, जेड नोट हमारा क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है ना? तो नॉर्म होगी जो जेड नोट की वो भी तो नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो वेक्टर है तो उसकी नॉर्म भी नॉन जीरो होगी, तो इसका हिसाब से हमने क्या किया है, यहाँ नॉर्म से डिवाइड किया है, तो जेड नोट और जेड नोट की नॉर्म मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये आपको पता है कि क्या होगा, नॉर्म जेड नोट का स्क्वायर, भाई इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स तो नॉर्म एक्स का स्क्वायर होता है, उसी तरह से यहाँ नॉर्म एक्स का स्क्वायर और नॉर्म एक्स स्क्वायर से भाग दे रहा हूँ तो वो कैंसिल हो जाएंगे ये, तो एफ एक्स बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर एफ जेड नोट है और नॉर्म जेड नोट के स्क्वायर से भाग, और ये सेम चीज़ आया ना समझ में? कुल मिलाकर यहाँ इससे डिवाइड दिया है दोनों तरफ, और ये वही रिजल्ट आने का कैंसिल हो जाएगा, इसके डिवाइड में लिख दिया और ये एच डी। ठीक है, अब देखिए क्या किया है, तो एफ एक्स इसके इक्वल आ चुका। अब इसको मैं यहाँ राइट आर्गुमेंट पर अप्लाई करना चाहता हूँ, राइट पर अप्लाई करूँगा तो कैसे अप्लाई होगा, है ना? जैसे यहाँ पर जाएगा तो ये कंजुगेट में जाएगा, अब कंजुगेट नहीं है तो यहाँ कंजुगेट के साथ जाएगा, तो एक्स एच टीज और इसको कंजुगेट के साथ वहाँ भेज दे, क्यों लेफ्ट, अगर यहाँ पर भेजना पड़ता है ना आपको ये तो डायरेक्ट भेज देते, अब यहाँ पर भेजना है भाई आपने, तो इसका कंजुगेट लगाएंगे और सेकंड पर अप्लाई कर देंगे, तो क्यों, क्योंकि फिर दोबारा निकालेंगे तो वो फिर पता है ना आपको कंजुगेट के साथ निकलेगा। अब ये देखिए, अब ये यहाँ कंजुगेट है, फिर एक कंजुगेट और लगेगा अगर निकालूंगा, तो फिर एक्स कंजुगेट और कंजुगेट वो क्या होगा, एक्स ही होता है ना, फिर ये दोबारा यही आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमने कर दिया। अब आप ये मान लीजिए, आप लिख देना, यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं थी कि y इज इक्वल टू, ये पूरा y मान लिया भाई हमने, तो एफ एक्स तो यहाँ पर चल ही रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स इनर प्रोडक्ट y फॉर x बिलोंग टू x, ये हमने y मान लिया, तो हमने प्रूव कर दिया।
तो पहले के लिए तो हमने प्रूव कर ही दी थी दोनों कंडीशन कि भाई एफ एक्स जो जब हम क्या लेके चले थे, एफ को जीरो मैप लेके चले थे, और अब जीरो मैप नहीं लेके चले तो हमने ये कंडीशन को प्रूव कर दिया है ना, कि एक ऐसा वेक्टर है कि इसको इसके इनर प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अब हमने ये प्रूव करना है कि इस का और इसकी नॉर्म बराबर होगी, मतलब जो वेक्टर आया आपका और एफ की नॉर्म वो बराबर होगी, तो इसको प्रूव करेंगे। अब हम आया ना समझ में, इसमें ये रिजल्ट लिखे हैं मैंने कि यहाँ से ये दोबारा कंजुगेट होगा तो वो एक्स ही हो जाएगा, और यहाँ ये मैं लेफ्ट पर अप्लाई करूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने राइट पे किया तो कंजुगेट के साथ होगा, ये नोट करना। बाकी कोई इसमें ज़्यादा था नहीं, ठीक है ना। तो एक बार रिवाइज करवाएं तो क्या था, एम नॉट इक्वल टू एच है तो ये था, एम हमारा कर्नल था, तो नॉट इक्वल टू एच है तो प्रॉपर और कर्नल क्लोज लीनियर सबस्पेस तो है ही एच का। तो ये है कि अगर ऐसा हो और ये क्लोज लीनियर सबस्पेस हो हिल्बर्ट स्पेस का, तो यहाँ पर जेड नोट एक ऐसा होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो वी आपने डिफाइन किस तरह से किया है ना। फिर मैपिंग लगाएंगे तो कहाँ पर लगेगी वो बताया, जीरो आने के बाद ये एम में चला जाएगा, फिर वी जेड नोट वी की वैल्यू को अप्लाई किया इनर प्रोडक्ट इस तरह से, फिर जेड नोट के स्क्वायर से यहाँ फिर इसको लेफ्ट पर अप्लाई किया, इसको वाई मान लिया और पर हो जाएगा भाई, ठीक है। आप देखिए आगे। तो देखिए भाई, ये कंडीशन प्रूव करने से पहले कि नॉर्म एफ इज इक्वल टू नॉर्म वाई कि ये बराबर होगा, तो इससे पहले हमने क्या बताना था कि क्या थी डेफिनेशन हमारी, रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि कोई भी हिल्बर्ट स्पेस है तो उसमें y एक ऐसा वेक्टर होगा कि उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना, इस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन प्रोडक्ट y इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, और ये y क्या होगा, यूनिक होगा। तो यूनिकनेस प्रूव करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये कंडीशन अभी हमने प्रूव की थी कि एफ एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इस तरह से लिख सकता हूँ, फॉर एक्स कहाँ से, सभी एच में से, मतलब हिल्बर्ट स्पेस में से है। तो मैं ये मान लेता हूँ यदि पॉसिबल हो तो कि यहाँ पर कोई अनदर मान लेता हूँ कि वाई डैश है एच में, वो भी इसी तरह से सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को कि y की जगह वाई डैश है, ठीक है ना, कि भाई y हमें मिलना था उसमें, तो हम मान लेते हैं कि वाई डैश भी हमें मिल गया, अगर पॉसिबल हो तो वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। बिल्कुल बस यहाँ पर वाई डैश लिख दे, क्योंकि हमने मान्य ही है कि भाई इस तरह का हो ये। तो अगर ऐसा है तो ये एफ एक्स ये है, तो फिर ये और ये बराबर हो जाएगा, वही किया है, फॉर एक्स बिलोंग टू एक्स एच। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि y माइनस वाई डैश इज ऑर्थोगोनल ऑन ऑल एच, मतलब कि ये जो है वेक्टर बनेगा अब यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा कि इनर प्रोडक्ट x और ये y माइनस वाई डैश इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये y माइनस वाई डैश जो है ये ऑर्थोगोनल होगा पूरे हिल्बर्ट स्पेस पर, ठीक है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर x बिलोंग टू h। तो फिर इसको अगर ऐसा है तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, 0 होगा तो फिर y इज इक्वल टू वाई डैश। तो मतलब ये जो y डैश हमने माना है ये कुछ नहीं कि y ही है, तो इसका मतलब y क्या होगा, यूनिक ही होगा भाई, दूसरा नहीं होगा ऐसा कोई वेक्टर कि हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा पाए। तो यूनिकनेस इस तरह से प्रूव करनी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आप ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करके ही आए हैं, तो आप y डैश को मान लीजिए इस तरह से, तो फिर इक्वल रख दीजिए, फिर x और y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो फिर ये ऑर्थोगोनल है पूरे हिल्बर्ट स्पेस पर तो 0 कर दीजिए, और फिर ये यहाँ पर बराबर यूनिकनेस होगी। अब हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है, तो ये भी आसान है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। कोई ऐसा यूनिक वेक्टर होगा कि मैं उसको ये लिख सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स वाई, और फिर y ये यूनिक होगा, यूनिक भी हमने प्रूव कर दिया, तो दो चीज़ हम प्रूव कर चुके। अब ये नॉर्म भी बराबर होगी तो ये भी प्रूव करते हैं। देखिए भाई, अब नॉर्म एफ इज इक्वल टू नॉर्म वाई आपने प्रूव करना है। ये रखिए कि नॉर्म एफ को आपने किस तरह से बताया कि क्योंकि नॉर्म क्या होगी, सुप्रीमम मोड सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप अभी प्रूव करके आए हैं कि y एक ऐसा वेक्टर होगा और y क्या होगा, यूनिक होगा, तो उसको एफ एक्स को मैं इस इनर प्रोडक्ट एक्स वाई में ऐसा लिख सकता हूँ। तो एफ एक्स की जगह आप ये डालना है बस इनर प्रोडक्ट एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ऐसे ही चलेगा। अब देखिए भाई शवार्ज इनइक्वालिटी, तो शवार्ज इनइक्वालिटी क्या होती है कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो रिजल्ट होता है तो नॉर्म एक्स इज इक्वल टू नॉर्म वाई के इक्वल होगा, ठीक है, और सच दैट नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये भी हम करवाएंगे भाई आपको, तो आया है ना समझ में। तो आप फिलहाल आप याद रखिए कि ये रिजल्ट इस तरह से होगा। तो फिर ऐसा है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नॉर्म एफ
लेस देन इक्वल टू नॉर्म y। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि y क्या है? हमारा यूनिक वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसको सुप्रीम को मतलब हटा देंगे, तो इस तरह से लिखेंगे नॉर्म f लेस देन इक्वल टू यहाँ 1, तो ये आ जाएगा नॉर्म y। तो इसको स्टार इक्वेशन का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब मैं यहीं इसी को एडजस्ट करूँगा, क्योंकि आपने अब क्या करना है, दूसरे में ये करना है कि यहाँ लेस देन इक्वल की जगह बस इक्वल का चिन्ह ले ले, ठीक है। इक्वल लेंगे तो फिर यहाँ पर भी इक्वल कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तो नोट रखना आप, ये स्टार है, ठीक है ना। ये कैसे बनी थी? पहले रिजल्ट से बनी थी, आया ना समझ में। अब मैं इसको क्या करूँगा कि देखिए, अब यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये है, ठीक है। नॉर्म एफ सुप्रीमम मटेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा चिन्ह, और ये आ जाएगा नॉर्म एक्स इनर प्रोडक्ट नॉर्म एक्स वाई का मोड, और ये है हमारा 1, तो ठीक है ना, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आया ना समझ में। अब यहाँ से इसको देखिए, ये तो अब हमारा काम हो ही चुका है, आप इसको नोट रखिए, ठीक है ना। यहाँ से अब क्या है कि मैं x को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, आपने चूज़ करना है अपनी तरफ से कि भाई हमारी डेफिनेशन, हमारी जो हमने प्रूव करना वो हो जाए। देखिए आपने किस तरह से चूज़ करना है x को, वो देखिए। ये करना है कि y और नॉर्म y इस तरह से लूँगा। क्यों लूँगा अभी आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रखूँगा मैं y और नॉर्म y क्या है, तो यहाँ पर y और नॉर्म y रखूँगा तो नॉर्म y बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिक वेक्टर है ना y, तो इस तरह से मैं इसको बाहर निकाल दूंगा इसकी नॉर्म को। तो देखिए, तो ये यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ इसमें, तो नॉर्म एफ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर रखूँगा बस किस जगह रखना है मैंने, कितना y अपॉन नॉर्म y, और यहाँ पर हो जाएगा y, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको ओपन किस तरह से करेंगे देखिए, तो नॉर्म y को तो हम बाहर ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, और इनर प्रोडक्ट y के साथ y का ही क्या होगा, नॉर्म y का स्क्वायर होगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए नॉर्म f ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म y, इसको कह दे भाई आप डबल स्टार, तो बाई स्टार एंड डबल स्टार, स्टार एंड डबल स्टार, वी गेट क्या होगा। देखिए नॉर्म एफ को आपने लेस देन इक्वल टू नॉर्म y दिखा दिया, और नॉर्म एफ को आपने ग्रेटर देन नॉर्म y दिखा दिया, तो आप क्या लिख सकते हैं कि नॉर्म एफ है जो नॉर्म y के इक्वल है, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना भाई। तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से करना था, बस आपने देखना है कि लेस देन इक्वल की जगह दूसरे केस में क्या कर देना है, इक्वल करना है। इक्वल करोगे तो फिर यहाँ पर ये तो डेफिनेशन से आना ही है, फिर आप यहाँ सुप्रीम को हटाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये एज इट इज़ है ना। तो अब अपनी तरफ से सिलेक्ट करना है आपने ये, और इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो ये बार क्यों आ जाएगा, लिखना है क्योंकि y इज़ नॉन जीरो वेक्टर, लिख देंगे ना, तो ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। तो आपने 3 काम प्रूव कर दिए इसमें कि क्या है, कोई हिल्बर्ट स्पेस है तो उसमें y एक ऐसा वेक्टर होगा कि मैं f(x) को इस तरह से x इनर प्रोडक्ट y के रूप में लिख सकता हूँ, और y यूनिक वेक्टर ही होगा, हमने इसके लिए यूनिकनेस को प्रूव किया है, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा कि नॉर्म f इज इक्वल टू होगा नॉर्म y। तो तीनों चीज़ हमने प्रूव करके दिखाई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।